तो उसका एक और मैसेज आया हुआ था। पता नहीं क्यों आज ऑफिस में उस लड़के को अपने इतने करीब देखकर मेरे दिल में बड़ी अजीब सी हलचल हो रही है, थोड़ी शर्म सी आ रही है। भाई साहब, उस वक्त मैं पानी पी रहा था। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, मेरा कंट्रोल छूटा और मुंह का सारा पानी सीधे बाहर आ गया। मैं इतनी बुरी तरह खांसने लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी इस हरकत से प्रेसिडेंट का ध्यान तुरंत मेरी तरफ गया और वो मुझे घूरने लगी। मैंने खांसते खांसते किसी तरह हाथ जोड़कर कहा, आई एम सॉरी मैम, बेहद सॉरी। वो अचानक पानी गले में अटक गया था, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, भाई साहब, इस लड़की के नखरे और इसकी बातें तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बोल्ड होती जा रही हैं। भरे बाजार में इतने सारे लोगों के बीच अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉई के सामने बैठकर इतने मसालेदार मैसेजेस भेज रही हैं। उसकी ये बातें देखकर अब मुझे 100% यकीन हो गया था कि मैडम में छुपा हुआ वो सबमिसिव एम प्रवृत्ति वाला भूत पूरी तरह जाग चुका है। तभी वेटर हमारे टेबल पर हॉट पॉट का सारा तामझाम और खाने पीने का सामान रखकर चला गया। मैंने अपना फोन साइड में रखा और बिना किसी शर्म के सामने रखे खाने पर टूट पड़ा और मजे से ठूंस ठूंस कर खाने लगा। उधर जब बॉस ने देखा कि उसके बाबू का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसने भी थोड़ा मायूस होकर फोन जेब में रखा और धीरे धीरे खाने लगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, टेबल पर उबलते हुए सूप की भाप और रेस्टोरेंट की भीड़ की वजह से हमारे आसपास का टेम्परेचर 7वें आसमान पर पहुंच गया। भाई साहब, हालत यह थी कि मैं सिर्फ एक हाफ स्लीव शर्ट में था, फिर भी पसीने से बिल्कुल तरबतर हो चुका था। अब खुद ही सोचो, जो मैडम अंदर सिर्फ एक पतली सी पट्टी वाली ड्रेस पहनकर ऊपर से उतना भारी भरकम कोट लपेटे बैठी थी, उनका गर्मी के मारे क्या हाल हुआ होगा। आखिरकार जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपनी सीट से उठी और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं जरा बाहर ताज़ी हवा खाने जा रही हूं, तुम तब तक खाओ। बस इतना बोलकर वो सीधे रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं अपनी सीट पर बैठा बैठा खिड़की के शीशे से बाहर का नजारा साफ देख पा रहा था। बाहर जाकर बॉस चारों तरफ देख रही थी और अपने कोट के बटन थोड़े ढीले करके उसे हाथों से ऐसे हिला रही थी, झल रही थी, ताकि थोड़ी ठंडी हवा अंदर जा सके। भाई साहब, कसम से उस वक्त मुझे जो तगड़ा अचीवमेंट वाला फील आया ना, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिल से एक ही आवाज आ रही थी, क्यों मैडम, आ गया मजा, हो गई पूरी बॉडी गर्म। अब बताओ, अपने इस भाई से और कोई नया टास्क चाहिए क्या? लेकिन तभी मेरी नजर बाहर खड़ी बॉस पर पड़ी और रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर खड़े कुछ लफंगे और छर्रे टाइप के लड़के उसे देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगे। उनमें से एक थोड़ा आगे बढ़ा और बॉस के करीब जाकर बड़े गंदे अंदाज में चुटकी लेते हुए बोला, क्यों मैडम, बड़ी गर्मी लग रही है क्या? अकेले अकेले बड़ी बेचैनी हो रही है, जरा हमें भी बताओ, हम भाइयों को सेवा का मौका दो, आपकी सारी गर्मी एक झटके में शांत कर देंगे। तभी पास के एक ढाबे ओपन एयर स्टॉल से 3 पियक्कड़ एकदम टल्ली होकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और सीधे लेडी बॉस का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दफा हो जाओ यहां से। बॉस का मूड वैसे ही खराब था, तो उसने उन तीनों को घास न डालते हुए एकदम कड़क आवाज में डांटा और वापस रेस्टोरेंट के अंदर आने के लिए मुड़ी। पर वो शराबी तो पूरे कबाड़े थे, इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़े और एक ने बदतमीजी से बॉस का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। इस खींचतान में भाई, बॉस के उस महंगे ओवरकोट का कपड़ा एक तरफ से चर से फट गया और उसकी बाजू के पास से एक बड़ा सा कट लग गया। कोट फटते ही अंदर की वो गोरी मखमली स्किन उन लफंगों के सामने आ गई। उस चिकनी स्किन को देखते ही साले तीनों शराबियों की राल टपकने लगी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें से एक गंजा आगे बढ़ा और बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अबे ओए, बड़ी सती सावित्री बन रही थी, अंदर से तो पूरा इंतजाम करके घूम रही है, इतना कड़क माल छुपा रखा है और बाहर नाटक कर रही है। चल अब ज्यादा भाव मत खा, हमारे साथ चल। इतना कहकर उस गंजे ने पूरी ताकत से बॉस की कलाई पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना डरे अपनी पूरी ताकत से एक करारा तमाचा उस गंजे के मुंह हाँ पर दे मारा। चटाक तमाचा तो बॉस ने जड़ा, लेकिन साले वो तीनों इतने नशे में थे कि उन्हें दर्द महसूस होने के बजाय और मजा आने लगा। गंजा हंसते हुए बोला, ओ तेरी, बड़ी तेज है तू तो, लेकिन मुझे तो ये तीखापन ही पसंद है। तभी वो तीनों एक साथ किसी जंगली जानवर की तरह बॉस पे टूट पड़े। बस इससे पहले कि वो उसे उठाकर ले जाते, मैं अपनी पूरी रफ्तार से रेस्टोरेंट से बाहर आया और ठीक उसी पल जब वो उस पर झपटने वाले थे, मैंने बॉस को खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने उसे अपनी छाती से सटाकर रखा और उन तीनों नशेड़ियों की तरफ देखते हुए एकदम कड़क लहजे में कहा, सुनो भाई लोगों, अगर नशे में धुत हो तो घर जाओ और सो जाओ। ऐसे काम करते हुए कभी सोचा है कि हाथ पैर तोड़वाने के क्या परिणाम होते हैं? बॉस ने जैसे ही खुद को मेरे हाथों में महसूस किया, वो घबरा कर छूटने की कोशिश करने लगी। उसका ये फड़फड़ाना मुझे और गुस्सा दिला गया, तो मैंने भी अपनी मर्यादा भूलते हुए उसके कूल्हों हिप्स पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। चुपचाप खड़ी रहो, वरना अभी और भी बुरा होगा। मेरे इस अंदाज से वो एकदम ठिठक गई और शांत हो गई। उस गंजे ने तमतमाते हुए मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरी छाती पर चुभाते हुए बोला, अबे ओए, ये बीच में कहां से टपक पड़ा? चल अपना रास्ता नाप ले, वरना मैं तुझे इतना पीटूंगा कि पूरी जिंदगी बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। मेरा खून खौल उठा। मेरी लेडी बॉस, मेरी अपनी ऑनलाइन बेबी पर कोई हाथ डाले और मैं तमाशा देखूं? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बहुत हो गया, आज तो इन साले नशेड़ियों की हड्डी पसली एक करनी ही पड़ेगी। मेरी अपनी लेडी बॉस पर तुम जैसे ऐरे गहरे हाथ उठाएंगे? सालो, मेरी बंदी को छूने की औकात नहीं है तुम्हारी। मैंने पूरी ठसक के साथ दहाड़ते हुए कहा। ये सुनते ही मेरी बाहों में दबी बॉस ने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे ऐसी खूंखार नजरों से घूरा जैसे वो मुझे यहीं जिंदा दफन कर देगी। पर भाई, मैं भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं था। मैंने भी उसी तेवर में उसे वापस घूरा, मानो कह रहा हूं, अरे मैडम, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो मैंने आव देखा नताव, सब भूलकर दोबारा उसके कूल्हों पर एक और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। चटाक, और फुसफुसाया, चुपचाप तमाशा देखो। बॉस शर्म और गुस्से के मारे पानी पानी हो गई, पर अब वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उधर उस गंजे शराबी ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अबे ओए, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझमें। हम जिस माल पर हाथ डाल दें वो हमारा हो जाता है। आखिरी बार बोल रहा हूं, पतली गली से निकल ले, वरना आज यहां तेरा कोई ना कोई अंग भंग होना तय है। बातें बहुत हो चुकी थी।
उन तीनों ने अपनी जेबों से हाथ निकाले और शराब के नशे में चूर होकर एक साथ बॉस को खींचने के लिए आगे बढ़े। मैंने भी बिना एक पल गंवाए बॉस को झटका देकर अपने पीछे की तरफ धकेला और सीधे उस गंजे का आगे बढ़ता हुआ हाथ हवा में ही दबोच लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसकी कलाई को पीछे की तरफ घुमाकर ऐसा मरोड़ा कि सन्नाटे को चीरती हुई उसकी एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। मम्मी रे, ओए सुन लो सालो! अगर तुम दोनों में से एक ने भी कदम आगे बढ़ाया ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके हाथ की हड्डी के 2 टुकड़े यहीं कर दूंगा। मैंने बाकी दोनों को वार्निंग दी। वो गंजा दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, अरे मत आना, आगे मत आना भाई, रुक जाओ वरना मेरा हाथ सच में टूट जाएगा, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। मैंने उसे झटका देकर छोड़ा और उसके सीने पर एक लात जमाई। आइंदा से अगर औकात से ज्यादा शराब पी ली ना, तो सीधे घर जाकर रजाई ओढ़कर सो जाना। अगर दोबारा किसी लड़की पर इस तरह गंदी नजर डाली, तो अगली बार सच में शरीर का कोई ना कोई हिस्सा कम करके ही घर भेजूंगा, समझे? दफा हो जाओ यहां से। वो तीनों अपनी कलाई सहलाते और लड़खड़ाते हुए वहां से दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उनके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर बॉस की तरफ देखा। जैसे ही वो तीनों रफू चक्कर हुए, मैंने एक विजयी मुस्कान के साथ बॉस की तरफ रुख किया। मैंने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, देखा मैम, आज अगर मैं नहीं होता तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वैसे इस बहादुरी के लिए अब क्या ख्याल है? क्या मुझे थोड़ी सैलरी हाइक पगार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? मैं थोड़ा जोश और नशे में एड्रेनलिन रश था, इसलिए मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, अगले ही पल दुनिया घूम गई। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, एक झटके के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं सड़क पर चित्त पड़ा था और प्रेसिडेंट साहिबा मेरे ऊपर सवारी कर रही थी। उसने मुझे एक परफेक्ट चिन्ना खिन्ना कुंग-फू लॉक में जकड़ रखा था। मेरा एक हाथ उसने अपने कब्जे में ले रखा था और मैं दर्द के मारे जमीन पर हाथ पटक रहा था, पर वो अपनी पकड़ ढीली करने के नाम ही नहीं ले रही थी। अरे दीदी, अरे बॉस, आपको कुंग-फू आता है, ये पहले बता देते, ये तो सब गलतफहमी हो गई, देखिए, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। उसने मेरी तरफ देखा और कड़क कर बोली, वो जो तुमने अभी अभी मेरे पीछे कूल्हों पर 2 थप्पड़ मारे थे ना, उसका क्या? मैं हार मानकर बोला, अरे मैम, वो तो सिचुएशन ऐसी थी, 3-3 गुंडे थे, आप पर हाथ उठा रहे थे। मुझे लगा आप घबरा गई हैं, इसलिए आपको काबू में रखने और शांत करने के लिए वो करना पड़ा। सब आपकी सुरक्षा के लिए था। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा तो बंटाधार हो गया। बॉस साहिबा ने मेरी बात का एक लफ्ज नहीं सुना, बल्कि मेरी कलाई पर और जोर डाल दिया। मैं दर्द के मारे बिलबिला रहा था। वो ऐसी कुश्ती लड़ रही थी जैसे मुझे यहीं तोड़कर रख देगी। अचानक अपनी उसी अजीब पोजीशन में फौंसे फौंसे मेरी नजर ऊपर गई। और भाई साहब, क्या बताऊं, वो जो पर्पल ड्रेस थी, वो वहां से साफ दिख रही थी। मेरी जुबान भी ना। मैंने तुरंत बोल दिया, बॉस, पर्पल कलर आप पर बहुत जच रहा है, वैसे आपकी पसंद एकदम क्लासिक है। अब बोल दिया तो बोल दिया। बॉस एक पल के लिए सन्न रह गई। फिर उसने देखा कि मेरी नजरें कहां टिकी थीं। बस क्या था? उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और गुस्सा एक साथ आया। और फिर जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। आधा घंटा बीत चुका था और मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बैठा था। मेरा बायां हाथ अब एक भारी भरकम प्लास्टर ऑफ पेरिस में था, जो गले में बंधी एक सफेद पट्टी के सहारे झूल रहा था। भाई, मैं एकदम बर्बाद टाइप वाला सीन दे रहा था। डॉक्टर ने हड्डी चढ़ाई और मुझे घूरते हुए बोला, अरे भाई, कहा था ना कि छोंदों से मोह के इंपल्स यानी आवेग एक शैतान होता है। देख लिया नतीजा? ये जो तुम्हारी शानदार बहादुरी थी नो, अब अगले कुछ हफ्ते इसी प्लास्टर के साथ घर बैठो और मजे करो। मैं बस खामोशी से अपना प्लास्टर सहला रहा था। अब क्या ही कहता, मेरी वो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड कम बॉस साहिबा, जो मुझे दिन भर मैसेज कर रही थी कि बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसे क्या पता कि जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया वो खुद वही है। जिंदगी के इस खेल में मैं तो पूरी तरह क्लिम बोल्ड हो चुका था। तुम्हारी इस चोट की वजह से तुम अब काम करने लायक नहीं रहे, तो बेहतर होगा कि तुम कल से ऑफिस मत आना। तुम बर्खास्त फायर कर दिए गए हो। प्रेसिडेंट ने मुंह से तो ये बात बड़ी सख्ती से कही, लेकिन मैं उसकी आंखों में साफ देख सकता था कि उसे अंदर ही अंदर कितना पछतावा हो रहा था। मैंने उसकी हालत देखी और अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ उसके करीब जाकर बोला, मैम, लोग तो कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी आसानी से नौकरी से निकाल पाएंगी। और वैसे भी आज मैंने ही तो आपको उन गुंडों से बचाया था। उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और बोली, वो सब सिर्फ तुम्हारी दखलंदाजी थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। इतना कहकर वो सीधे ऑफिस के फायर एग्जिट सेफ्टी पैसेज की तरफ बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। मुझे पता था कि अभी भी वो मुझसे जुड़ी हुई है। जैसे ही वो थोड़ी दूर गई, मेरे फोन पर उसका मैसेज आया, बेबी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे ऑफिस की कुछ अर्जेंट चीजें हैंडल करनी है। मैंने तुरंत फोन निकाल कर टाइप किया, अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? मैं एक हाथ से अपना प्लास्टर सहलाते हुए और दूसरे हाथ से धड़ाधड़ मैसेज टाइप करते हुए उसके अगले रिप्लाई का इंतजार करने लगा। मुझे पता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बाएं हाथ में प्लास्टर और गर्दन पर टंगी पट्टी को देखकर मैं खुद ही अपनी किस्मत पर हंस पड़ा। उधर से मैसेज आया था, कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में इश्यू है, बहुत काम है, तुम मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें अगली बार अच्छे से कंपनसेट भरपाई करूंगी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, वाह रे मेरी किस्मत! मेरा हाथ तोड़कर मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और एक लफ्ज तक नहीं बोला कि चोट कैसे लगी। बस कंपनी के प्रोजेक्ट्स का बहाना बना रही है। मैं सोच ही रहा था कि चलो आज इसे इसका बॉस वाला चेहरा निभाने का मौका दे देता हूं। तभी अचानक मैंने देखा कि वो प्रेसिडेंट साहिबा अस्पताल के बाहर मेरे सामने ही खड़ी थी। मेरी उस खुराफाती हंसी को देखकर उसका चेहरा एकदम ठंडा और सख्त हो गया। किस बात पर इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने अपनी मुस्कान तुरंत गायब की और सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं मैम, बस वैसे ही। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुम्हारी तरफ से पेड लीव सवेतन अवकाश मंजूर है। आराम से अपनी हड्डी जोड़ो और जब पूरी तरह ठीक हो जाओ तभी वापस ऑफिस आना। उसने मुझे दोबारा कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मैं बेबस होकर उसके पीछे पीछे अस्पताल से बाहर निकला और कार में बैठ गया। कार के अंदर सन्नाटा पसरा था। वो तो जैसे मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे लगा शायद मेरे उस अजीब बर्ताव या फिर आज रात की इन घटनाओं की वजह से वो इतनी चुप है।
शायद वो आज रात अपने ऑनलाइन बाबू से चैट नहीं कर पा रही थी, इसलिए सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। मैंने अपनी सलामत हाथ जेब में डाला और मासूमियत भरा चेहरा बनाकर बोला, मैम, याद है ना वो रेस्टोरेंट के बाहर जब आप मेरे ऊपर थी? वो वाकई में काफी, इतना कहना ही था कि बॉस का चेहरा एकदम अंगारे जैसा लाल हो गया। उसने मुझे ऐसी खूंखार नजर से देखा जैसे अभी निकल जाएगी, और फिर झटके से मेरा प्लास्टर वाला हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर तुमने मेरे सामने वो बात दोबारा निकाली ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा ये हाथ अब सिर्फ प्लास्टर में नहीं, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में होगा, समझ गए? उसके उस खतरनाक अंदाज को देखकर मैंने अपना थूक निकला और डरते डरते सिर हिला दिया। बॉस ने हाथ छोड़ा, फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर देती हूँ, वहां के रहने का खर्चा कंपनी उठाएगी। मैंने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल नहीं, मेरा हाथ टूटा है, दर्द से बुरा हाल है, अकेले होटल में कैसे रहूंगा? न कोई देखभाल करने वाला, न कोई मदद करने वाला। पूरी रात आपकी जान बचाने के लिए भागा दौड़ा और बदले में मुझे मिल रहा है अकेला होटल। भाई, इसे ही कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मेरे इस सस्ते नाटक और सड़क छाप हरकत का मकसद बस एक ही था, अगर मैं होटल चला गया तो उसके करीब कैसे आऊंगा? जमीन ए जन्नत तो उसके पास ही है। मैंने तो पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया था, अब देखते हैं मैडम का क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, मेरे घर चलो। आखिर मेरी जिद और उस नौटंकी के आगे बॉस को घुटने टेक नहीं पड़े। उसने चिढ़ते हुए कहा, कल मैं एक लॉकस्मिथ को बुलाकर तुम्हारा दरवाजा ठीक करवा दूंगी, उसके बाद तुम फौरन अपने घर चले जाना। दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। हालांकि मेरा असली प्लान तो उसके घर पर परमानेंट डेरा जमाने का था, पर फिलहाल जो हुआ वो भी कम नहीं था। पूरी कंपनी में शायद मैं ही वो इकलौता खुशनसीब इंसान हूं जिसे इस आयरन लेडी के प्राइवेट घर में कदम रखने का मौका मिल रहा है। बॉस का चेहरा तो गुस्से के मारे एकदम काला पड़ा था। वो बड़े गुस्से में गाड़ी चला रही थी, और इधर मैं पैसेंजर सीट पर बड़े मजे से फैला हुआ था। जल्द ही गाड़ी एक आलीशान और बहुत ही लग्जरी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी मेन गेट से अंदर गई, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। रात का समय था, फिर भी वहां की लाइटिंग और लैंडस्केपिंग किसी रॉयल विला, शाही महल जैसी लग रही थी। हर तरफ हरियाली, फाउंटेन और आलीशान बंगले। मैं तो बस अपना मुंह खुला छोड़कर वहां की भव्यता को निहार रहा था। वैसे भी मुझ जैसे आम आदमी ने आज तक ऐसी लग्जरी अपनी आंखों से कहां देखी थी। तभी बॉस ने कार रोकी और मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे कह रही हो, इतना मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, चलो। अब आगे क्या होने वाला था, ये सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके आलीशान महल में आज रात की कहानी क्या मोड़ लेगी? बॉस ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे कोई बोरी घसीट रही हो। उन्हें लग रहा था कि मेरी ये हालत और ये शक्ल सूरत उनके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की कानाफूसी मेरे कानों में पड़ी। ओए लाला, क्या वो सच में वही आइस क्वीन प्रेसिडेंट है? आज तक तो इसे कभी किसी गैर मर्द को घर ले जाते नहीं देखा, क्या माजरा है? दूसरा गार्ड तपाक से बोला, अरे भाई छोड़ ना, औरतें हैं, एक उम्र के बाद साथी तो चाहिए ही होता है। बस ये है कि ये लड़का थोड़ा ज्यादा ही सस्ते लेवल का लग रहा है, थोड़ा शर्मनाक है। मुझे तो भनक भी नहीं थी कि गेट पे मेरे बारे में क्या क्या गॉसिप चल रही है। बस जैसे ही हम बिल्डिंग के नीचे पहुंचे, बॉस ने राहत की सांस ली। वो अपनी इज्जत को लेकर बहुत फिक्रमंद थी। शुक्र है किसी जान पहचान वाले ने नहीं देखा, वरना ये कल तक पूरे ऑफिस में खबर फैल जाती कि प्रेसिडेंट एक ऐसे लड़के को घर ले आए जिसका हाथ टूटा हुआ है। तभी बिल्डिंग के दरवाजे के पास पहुंचकर बॉस को अचानक एहसास हुआ कि उसने मेरा हाथ अभी भी कस के पकड़ रखा है। जैसे ही उसे लगा कि वो मेरा हाथ घसीट रही है, उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, मानो उसे बिजली का झटका लग गया हो। उसके चेहरे का रंग एक बार फिर उड़ गया था। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बॉस, टेंशन मत लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा और न ही किसी से कहूंगा कि आपने मेरा हाथ पकड़कर मेरा फायदा उठाया है। साफ दिख रहा था कि अगर बॉस के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी शर्मिंदगी या एहसान न होता, तो शायद वो अब तक मुझे एक तमाचा जड़कर सड़क पर ही छोड़ देती। जैसे ही उन्होंने चाबी लगाकर दरवाजा खोला, मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गईं। आखिरकार मैं उस किले में कदम रखने वाला पहला मर्द बनने वाला था। लाइट जलते ही जब अंदर का नजारा दिखा, तो मैं ठगा सा रह गया। मतलब प्रेसिडेंट साहिबा का घर इतना सादा और बोरिंग? ये तो मेरे दादाजी के जमाने की सोच जैसा था। एक लिस्टेड कंपनी की प्रेसिडेंट का घर और वहां फर्नीचर के नाम पर बस इक्का दुक्का सामान। पूरा घर इतना खाली और उदास था कि कोई भी देखकर कहे, यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई रोबोट रहता है। उन्होंने बिना मुझे देखे अपनी ठंडी आवाज में पॉइंट आउट किया, वो देखो, ग्राउंड फ्लोर पर बाएं हाथ वाली वो कमरा, टॉयलेट के पास वाला, वही तुम्हारा कमरा है, वहीं जाकर सो जाना। आज रात वहीं रहना, इधर उधर भटकने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम छुप कर ऊपर आए हो, तो पुलिस बुलाने में एक पल नहीं लगाऊंगी। बॉस ने कुछ कड़क नियम मुझे समझाए और सीधे ऊपर चली गई। थोड़ी ही देर में ऊपर के बाथरूम से पानी के गिरने की ख्वाह आवाजें आने लगी। मैं बेकार बैठा बैठा सोफे पर पसर गया और घर का जायजा लेने लगा। पूरी सजावट एकदम नीरस ब्लैक एंड व्हाइट थी, कोई वार्म टच नहीं, कोई कोमलता नहीं। एक लड़की के घर में इतनी खालीपन, अजीब था। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी टीस उठी। बाहर से तो ये एक सख्त कंपनी संभालने वाली प्रेसिडेंट है, लेकिन ऑनलाइन वही लड़की है जो रोज मुझे अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में बताती है, जो घबराती है, जो शर्माती है। आज इस वीरान घर को देखकर मुझे सच में उस पर तरस आ गया। तभी मेरे अंदर एक इरादा जागा, मैं इस लड़की को बदल कर रहूंगा। जो ये बाहर से पत्थर दिल दिखती है, मैं इसके अंदर छुपी उस जिंदा दिल, प्यारी और चुलबुली लड़की को फिर से बाहर लाऊंगा। आज से मेरा मिशन बस यही है। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगा, बेबी क्या कर रही हो? तुम्हारे घर का ये कोना कोना तुम्हारी तरह ही थोड़ा उदास और अकेला है। आज के बाद मैं इस घर के सन्नाटे को तुम्हारी हंसी से भर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं अब तुम्हारे पास ही हूं। मैसेज भेजते ही मुझे लगा जैसे मेरे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसकी इस ठंडी दुनिया में गर्मी घोलने की जिम्मेदारी। तभी मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे और पेट की वो गड़गड़ाहट पूरे सन्नाटे वाले हॉल में गूंज गई। हमने सोचा था कि हॉटपॉट का मजा लेंगे, पर आज तो सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं उठकर खुद कुछ खाने का सोच ही रहा था कि अचानक ख्याल आया, देखते हैं मेरी इस ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। मैं अपनी भूख को दबाकर बस उसी सोफे पर पड़ा रहा, ये देखने के लिए कि वो क्या करती है।
पूरा 1 घंटा बीत गया और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि अब बस बेहोश होने ही वाला था। तभी वो ऊपर से नीचे उतरी। मुझे सोफे पर ऐसे बेदम पड़े देख वो सीढ़ियों से ही चिल्लाई, "अभी तक सोने नहीं गए? वहाँ क्या कर रहे हो?" मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, "मैम, भूख लगी है।" इतनी ज़ोर से कि नींद ही नहीं आ रही। वो मुझे बड़ी बेबसी से देखती रही। फिर वो नीचे आई, फ्रिज के पास गई और एक ठंडे दूध का डिब्बा निकालकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने दूध का डिब्बा कैच किया और उसे देखा। अब देखना यह था कि क्या ये ठंडी प्रेसिडेंट साहिबा, जिसके पास ऑनलाइन दुनिया में इतना प्यार है, वो रियल दुनिया में मुझे कुछ गरम-गरम बनाकर खिलाती भी है या नहीं? इसे पी लो और फिर जाके सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी, उन्होंने रूखेपन से कहा। मैंने दूध का डिब्बा हाथ में लिया और अपनी उसी टशन भरी आवाज़ में बोला, "बॉस, एक बेहतरीन एम्प्लॉय को बस दूध पिला के टरका रही हो? अरे! कम से कम एक कटोरा मैगी या नूडल्स ही बना दो। हम दोनों ने रात का खाना नहीं खाया है। आप सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी भूखा मार रही हो।" बॉस का चेहरा तो गुस्से से तमतमा गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे गला घोंट कर मार डालेंगी। पर फिर भी उन्होंने गहरी सांस ली और फ्रिज खोलकर जो कुछ भी दिखा, अंडे, सब्जियां, नूडल्स, सब बाहर निकाल लिया। उन्होंने स्टोव जलाया और पानी उबलने के लिए रख दिया। मैं सोफे पर अपनी आंखें मूंद कर बैठ गया। किचन से आती उस छन छन और खदबदाने की आवाज़ें मुझे किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थीं। धीरे धीरे मेरी कल्पनाओं का घोड़ा दौड़ने लगा। किचन में काम करती मेरी लेडी बॉस, हमारा घर और हमारे बच्चे। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा कि बच्चे बड़े होकर किस स्कूल में जाएंगे। मैं अपनी उस सुखद दुनिया में खोया हुआ था कि तभी अचानक नाक में कुछ जलने की तीखी महक आई। मेरी आंखें झटके से खुलीं। मैं दौड़कर किचन की तरफ भागा तो देखा कि बॉस के हाथ में वो कढ़ाई थी और सारा का सारा खाना जलकर कोयला हो चुका था। बॉस बेचारी घबराई हुई सी उसे देख रही थी। खाना पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। मैंने जैसे ही देखा कि उन्होंने जली हुई नूडल्स को सीधे डस्टबिन के हवाले कर दिया और वापस कढ़ाई मांजने लगी, तो मैंने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं यार, आखिर लिस्टेड कंपनी की प्रेसिडेंट हैं, रोज रोज खाना थोड़ी बनाती होंगी। पहली बार में थोड़ी घबराहट में गलती हो गई, पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल है। पर भाई साहब, मेरा ये सब्र ज्यादा देर नहीं टिका। अगली ही बार में उन्होंने फ्रिज से बिना धुली हुई हरी सब्जियां निकाली, उन्हें रफ तरीके से हाथों से ही मरोड़ा और सीधे उबलते पानी में खिसका दिया। पानी खोलते ही उन्होंने एक मुट्ठी नूडल्स उठाए और बिना तोड़े सीधे अंदर फेंक दिए। मैंने फिर से अपने दिल पर हाथ रखा, चलो कोई नहीं, सब्जियां शायद फ्रिज में रखने से पहले धोई गई होंगी। और वैसे भी इंसान की इम्यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हद तो तब हो